हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं लेकर आया हूँ यूथ कंपटीशन की बुक है। उसके क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी टेट सुपर टेट में और प्रत्येक स्टेट में जो भी स्टेट हैं उनमें सुपर टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आए हैं, वो सभी एक ही क्लास में होंगे। तो देखते जाएँ। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा सत्य है? खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडार बनाए रखती है। ऑप्शन बी, सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है। सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिज्म खाद्यों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन डी, खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट होगा। तो खाद्य सुरक्षा संबंध में क्या सही है? तो खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित व पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ। तो कौन सा हुआ? भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। तो भारत है ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद के लिए बड़ा बाजार बन गया है। तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड औद्योगिक विस्तार हुआ और अंग्रेज़ों ने भारत को एक बड़े बाजार के रूप में प्रयोग किया, जहां अंग्रेज औद्योगिक से निर्मित उत्पादन को बेचा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे। भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त के द्वारा। किसके द्वारा? स्थायी बंदोबस्त के द्वारा। 1793 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसमें कंपनी और जमींदारों के बीच भू राजस्व से संबंधित समझौता हुआ। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भी भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया। तो जमींदार थे को ही क्या माना गया? वास्तविक स्वामी माना गया। इस व्यवस्था को तालुकदारी व्यवस्था या स्तंभदारी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सी? तालुकदारी व्यवस्था, स्तंभदारी व्यवस्था तथा जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखें। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है इसमें? गरीबी, जात, लिंग, गरीबी, धर्म। तो गरीबी क्या है? असमानता का कारण है। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीक का लाभ उठाती हैं तो वह कहलाती हैं औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहलाता है? औद्योगिक क्षेत्र। मतलब जहाँ नज़दीक क्या लगी हैं? औद्योगिक इकाइयाँ लगी हों तो उन्हें औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है बेकार संस्थान, मूल्यवान संस्थान, संभावित संस्थान, वास्तविक संस्थान। तो संभावित संस्थान कहा जाता है। विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन जिनका उपयोग अभी नहीं हुआ है उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का प्रयोग भविष्य में होने वाली संभावना होती है। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है वाणिज्यिक खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक खेती। बागान और वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जो भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? तो भूमि और श्रम की आवश्यकता होती है। तो बागान होंगे। और जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जो भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होगी? सबसे ज़्यादा भूमि होनी चाहिए और श्रमिक भी सबसे ज़्यादा होने चाहिए, मजदूर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से ... के लिए बंगाल में दीवानी राजस्व का उपयोग किया। तो पुल और सड़कों बनाने में, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने में, भारत में सूती, रेशम और कपड़ों को खरीदने में, ब्रिटेन में इनकी
क्षीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए सोने और चांदी के भंडार के संचित करने में। तो क्या है, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए बंगाल के दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। नेक्स्ट देखेंगे, दादन व्यवस्था क्या है। दादन, जहां व्यापारी राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है। जहां ऑप्शन बी, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा। दादर व्यवस्था क्या होती है, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है और वहां से माल क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, उसे दादर कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। तो कौन करता है, एक दुकानदार जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं, बाजार कहा जाता है। नहीं। एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावित व्यापार। एक मॉल जो उत्पादक बेचता है। एक स्थायी जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां हों। तो उसे क्या कहा जाता है, बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। बाजार वह स्थान है जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूल तथा प्रेरक स्थितियां उपस्थित होती हैं तथा क्रेता और विक्रेता अपने माल को आसानी से बेच और खरीद सकते हैं, उसे बाजार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो कृषि प्राथमिक गतिविधि है, मछली पालन और खनन। तो व्यापार क्या है, ये क्या है, प्रथम आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो व्यापार आपका किस में आएगा, व्यापार आपका आएगा सेकंड में, द्वितीय क्षेत्र में निर्माण विनिर्माण उद्योग। और तृतीय में क्या आते हैं, बैंक सीमा, जो भी सेवाएं दी जाती हैं वो तृतीय में आती हैं। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। क्या सरकार की अनुकूल स्थितियां होंगी तभी वो क्या करते हैं, अपने उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई थीं। तो उनकी गतिविधियां क्या हो गई थी, प्रतिबंधित हो गई थी, इसका इन्हें सामना करना पड़ा था। तो ब्रिटिश शासन के समय स्थानांतरित कृषकों की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियाँ थीं, कौन कौन सी थीं। तो निज और रियायती, ये क्या थी, प्रणाली थी, दो मुख्य। निज और रियायती नील के कृषि की दो प्रमुख प्रणाली थी। निम्नलिखित में कौन सा कथन मिश्र अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है। तो कौन कहता है, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा, मिश्र अर्थव्यवस्था कहलाता है। मिश्र अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और तथा निजी क्षेत्र दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मतलब सार्वजनिक भी मिल जाए और निजी क्षेत्र दोनों मिल जाएं तो क्या हो जाती है, तो उसे मिश्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत में प्रौद्योगिकी संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था, 1986 में। पढ़ने में गलती हो गई थोड़ी सी, सॉरी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तो 1986। भारत में उपभोक्ता ग्राहक के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम की पंच लाइन थी, जागो ग्राहक जागो, 1986 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को लागू कराया था। तो स्तंभदारी को, किसको, स्तंभदारी व्यवस्था को लागू कराया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में राजस्व व्यवस्था की स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इसमें जमींदारी व्यवस्था, स्तंभदारी व्यवस्था भी कहते हैं। जमींदारी को क्या कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी और स्तंभदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इस व्यवस्था में जमींदार में भूमि का स्वामी माना जाता है, किनको, जमींदारों को।
वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में उभरता हुआ उद्योग कौन सा है? तो कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सबसे ज़्यादा उभर रहा है। प्रोजेक्ट कार्य के अंग हैं, तो प्रोजेक्ट कार्य क्या क्या अंग हैं? तो पहले क्या होता है? स्थल का चिन्हीकरण, मतलब कोई स्थल होगा उसे देखा जाएगा किस जगह पर क्या लगेगा, प्रोजेक्ट लगेगा। उसके बाद स्थल का उसका अवलोकन किया जाएगा, चिन्हित करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, जांच करेंगे, संबंधित जानकारी का संकलन करेंगे, पूरा इकट्ठा करेंगे, फिर रिपोर्ट लेकर फिर उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे। तो ये क्या है? इसके चरण हैं। प्रथम वित्त आयोग ने आयकर के शुद्ध आगमन का कितने प्रतिशत संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले संस्तुति की थी? तो 55%। कितनी की थी? 55%। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1991 में केसी नियोजन की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग में शुद्ध आयकर का 55% संघ द्वारा राज्यों के लिए संस्तुत किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक का नाम उसके राष्ट्रीयकरण के बाद बदल कर रख दिया गया, तो क्या कर दिया गया है? इंपीरियल का भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। क्या कर दिया? भारतीय स्टेट बैंक। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था तथा इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक SBI कर दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा प्रति एकड़ अधिक गन्ना का उत्पादन। सही ऑप्शन है। गन्ने में चीनी की मात्रा का अधिक होना, कम श्रमिक लागत, पेराई का लंबा सत्र। तो ये क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट होगा। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 राइट होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भू अभिलेख रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये पटवारी होता है। कौन करता है इसका रखरखाव? पटवारी करता है। नेक्स्ट देखेंगे, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट। नेक्स्ट, किस प्रांत में रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली को लागू किया गया था? तो कौन था? मद्रास प्रांत में किया गया था। कहाँ किया गया था? मद्रास प्रांत। नेक्स्ट ऑप्शन, पेटेंट से आप क्या समझते हैं? तो पेटेंट क्या होता है? किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। क्या? किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार क्या कहलाता है? पेटेंट कहलाता है। किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार प्राप्त करना ही पेटेंट कहलाता है। यह पेटेंट नियम किसी विचार या आविष्कार पर 20 वर्ष तक लागू रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कौन औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है? तो कौन नहीं है? अंध राष्ट्रवाद। तो अंध राष्ट्रवाद क्या है? औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है। तो शहरीकरण है, मॉस प्रोडक्शन है, उपनिवेशीकरण है, ये सब क्या है? औद्योगिकरण के कारण। देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो केंद्रीय रिजर्व बैंक है, RBI है। कौन सा है? RBI। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? तो ये है 2012 से लेकर 2017। कौन सी है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा। भारत में सेवा कर है, तो सेवा कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स अप्रत्यक्ष कर है। वर्तमान समय में भारत में सेवा कर को समाप्त कर दिया गया तथा इसमें GST वस्तु एवं सेवा कर शामिल कर दिया गया। किसमें कर दिया गया? वस्तु एवं सेवा कर में।
भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो तृतीय स्तर का है। किसका? तृतीय क्षेत्र का है। तो प्राथमिक स्तर का कितना है? 19.83%, द्वितीय 27.20 और तृतीय का 52.97%। किसका है? तृतीय का है। नेक्स्ट देखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो 1986 में। ये रिपीट हो रहा है बार बार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण कानून कब? 1986 में। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आधार क्या है? उद्योग का मालिकाना हक। उद्यम का मालिकाना। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का वर्गीकरण का आधार क्या है? उद्यम का मालिकाना हक। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है तो कौन करता है? UNDP। कौन करता है? UNDP करता है। UNDP कौन? नेक्स्ट चलेंगे, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन है? तो सभी हैं। कृषि पालन है, वन है, मुर्गी, मछली, पशुपालन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? खाद्यान्नों का निर्यात करना। कौन? खाद्यान्नों का निर्यात क्या है? खाद्य प्रबंधन का एक उद्देश्य नहीं है। तो खाद्यान्नों का संरक्षण करना, खाद्यान्नों का वितरण करना, खाद्यान्नों को बफर स्टॉक का रखरखाव करना, ये क्या है? खाद्यान्न के उद्देश्य है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है तो कौन लगाता है? CSO केंद्रीय सांघिक संगठन लगाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांघिक संगठन CSO। नेक्स्ट देखेंगे, कार्यशील पूंजी से संबंधित है तो किससे है? कच्चा माल और पास में नकदी। तो कच्चा माल और पास में नकदी, ये क्या है? पूंजी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, GNP और GDP में अंतर का कारण क्या है? क्या कारण है इनमें अंतर का? विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय। तो ये क्या है? इसमें अंतर होता है दोनों में। एक में विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय होती है, पर GDP, इनमें दोनों में अंतर आता है। GDP एक वर्ष में देश के अंदर सभी प्रकार के सेवाओं और उत्पादों का मौद्रिक मूल्य होता है, जिसमें देश के अंदर विदेशियों द्वारा अर्जित आय की शामिल है, परंतु विदेशियों से भारतीयों द्वारा भेजा गया आय शामिल नहीं होता है। GNP में विदेशियों में बसे भारतीयों द्वारा भेजा गए आय को शामिल किया जाता है, परंतु भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाता। मतलब जो यहाँ भारत में विदेशी रह रहे हैं उनकी आय को सम्मिलित नहीं किया जाता GNP में। नेक्स्ट चलेंगे, उद्योग क्षेत्र। उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उद्योग है आपका द्वितीय क्षेत्र से। किससे? द्वितीय क्षेत्र से। भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है कब से? 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है वित्तीय वर्ष, और 31 मार्च तक का ये साल होता है पूरा। भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है तो कौन करता है? भारत सरकार करवाती है सिक्कों की ढलाई। इनके केंद्र कहाँ कहाँ हैं? तो मुंबई में की जाती, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में टकसाल, 4 केंद्र हैं। नेक्स्ट देखें, कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों में सम्मिलित हैं तो क्या क्या है? अनाज और दालें। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। मानव विकास सूचकांक के घटक क्या क्या हैं? घटक हैं तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और शैक्षिक उपलब्धि। तो ये क्या है? मानव विकास सूचकांक के प्रमुख गठन हैं। नेक्स्ट देखें, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है देखेंगे। यह एक राष्ट्रीय बैंक है, सही है, राष्ट्रीय। यह भारत का केंद्रीय बैंक है, ये भी सही। इसकी स्थापना 1935। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। आर्थिक शब्दावली में किसी एक राष्ट्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार का मूल्य को जाना जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपका सकल घरेलू उत्पाद। ये कहलाता है GDP। क्या? GDP, सकल घरेलू उत्पाद। भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? मौसमी बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र की बेरोजगारी क्या कहलाती है? जो
मतलब हर मौसम में अलग अलग फसल आती है उसे, उसके बाद कोई इन पर काम नहीं होता है, इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। एक वैयक्तिक खाता नहीं खोला जा सकता है कहाँ पर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। मतलब इसमें इंसान अपने हमारा खाता नहीं होगा, किसमें? व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता, ये बैंकों का बैंक कहलाता है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, इसका मुख्यालय मुंबई में। सन 1949 ईस्वी में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। उल्लेखनीय है कि आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। देश में करेंसी नोटों के निर्गमन का अधिकार आरबीआई को ही प्राप्त है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। तो ये हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन है, जो भी अभी होगा रिसेंट में। भारत में कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पाद कौन सा है? तो सबसे दूसरा बड़ा है चीनी उद्योग। भारत में कृषि आधारित सूती वस्त्र के बाद कौन सा है? चीनी। और उसके बाद है तीसरे नंबर पर जूट आता है। भारत में कृषि श्रम ऋणों का शीर्ष निकाय क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। भारत में कृषि ऋणों का शीर्ष निकाय क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। IMF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? IMF 188 राष्ट्र सदस्य हैं। यह राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अधिकार है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक वैश्विक बैंक है जिसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 188, वर्तमान में 189 हो गई है। इस बैंक में सदस्य राष्ट्रों का समान वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है। वोटिंग का अधिकार सदस्य राष्ट्रों को उनके मौद्रिक अनुपात के अनुसार दिया गया है। IMF भुगतान संतुलन की व्यवस्था तो करता है, परंतु सदस्य देशों के लिए इसका उपयोग नहीं सुझाता है। मुद्रास्फीति होती है, तो मुद्रास्फीति मुद्रा निर्गमन में वृद्धि से होती है। मुद्रा के निर्गमन में वृद्धि से। मुद्रास्फीति का तात्पर्य मुद्रा निर्गमन में वृद्धि हो जाना होता है, अर्थात मुद्रा की कीमत घट जाती है तथा पैसे की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में महंगाई दर बढ़ने लगती है। लोगों के पास पैसा बहुत होगा तो क्या हो जाएगा? वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा मार्केट में। मैं खरीदूंगा, वस्तु कम है, पैसा ज़्यादा है, तो क्या मुद्रास्फीति कहलाती है। चेक जारी किया जाता है किसके द्वारा? बैंक में मांग जमा के विरुद्ध। बैंक में मांग जमा के विरुद्ध चेक जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से सरकार का रेवेन्यू व्यय कौन सा है? तो ब्याज का भुगतान करना, तो सरकार का रेवेन्यू व्यय है। भवन की खरीद, मशीन की खरीद, राज्य सरकार का ऋण, तो ब्याज का भुगतान करना क्या होता है? रेवेन्यू व्यय है। हाल के वर्षों में भारत में GDP विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित अवरोही क्रम में प्राप्त हो रही है, तो किसमें? तृतीय क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। मतलब सबसे ज़्यादा किसमें? तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र, फिर विनिर्माण क्षेत्र, उसके बाद कृषि क्षेत्र 3rd नंबर पर। बजट एक विवरण है किसका? संभावित आय और संभावित व्यय का। बजट क्या है? कितना हमने कमाया, सरकार ने कमाया, और कितना खर्च किया, इसको क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। हम भी जैसे घर में बजट बनाते हैं, कितना पैसा कमाया मम्मी पापा ने और उसको कैसे खर्च करना है, क्या क्या लेना है, तो योजना में इसे क्या बजट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्वास्थ्य एवं पोषण, ये क्या है? इसका घटक नहीं मानव विकास सूचकांक। तो प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय की प्रत्याशा, सकल पंजीकरण, ये क्या है? घटक हैं मानव विकास सूचकांक के। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है, तो किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा अनुमानित की जाती है। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, असंबंधित को बाहर कीजिए, मतलब जो मिलान नहीं है। तो HDFC बैंक, और सब ये कहाँ की? इंडिया की बैंक है, पर HDFC बाहर की बैंक है। कौन सी बाहर की? HDFC। भारत में वित्त आयोग है,
एक संवैधानिक संस्था है। कैसी है? एक संवैधानिक संस्था है। निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता। तो क्या निर्धारित नहीं करता? आयकर दर को निर्धारित नहीं करता रिजर्व बैंक। तो रेपो रेट करता है, बैंक रेट करता है और रिजर्व रेपो रेट करता है, पर आयकर दर नहीं करता है। किसी अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में वर्गीकरण का आधार होता है। तो क्या होता है? उद्यमिता का स्वामित्व। उद्यमिता का जो स्वामित्व होता है वो क्या होता है? निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में वर्गीकरण का आधार है। उद्यमिता एवं स्वामित्व के आधार पर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाता है। जिस क्षेत्र पर सरकार का स्वामित्व होता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र तथा जिस क्षेत्र पर व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है उसे निजी क्षेत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? मुद्रा निर्माण करना है सरकार का बैंकर, ठीक है। समाशोधन गृह कार्य करना, जनता को ऋण देने वाला, ये नहीं है। जनता का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। तो अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है तो राष्ट्रीय आय ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ने पर वास्तविक आय में वृद्धि होती है। भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारक नहीं है? गरीबी के लिए तो शिक्षा नहीं है। भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? शिक्षा। बेरोजगारी है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बृहद परिवार, बड़े बड़े परिवार। सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था और 1870 ईस्वी तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया? तो कितना रह गया? 13% रह गया। 30 से 13। मांग और पूर्ति का संप्रत्यय संबंधित है। तो अर्थशास्त्र से। मांग और पूर्ति किसके? अर्थशास्त्र से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की प्रक्रिया को तो पीपीटी मॉडल लागू हुआ था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, ठीक है। कौन सी संस्था बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण रखती है? तो रिजर्व बैंक रखती है, आरबीआई रखती है। स्थापना 1935, 1 अप्रैल 1935 और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया था। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र का है राजनीतिक शास्त्र से। किससे? राजनीति से। अर्थशास्त्र का संबंध किससे? राजनीति से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। सन 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए नई आर्थिक नीति अपनाई। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आर्थिक सुधार के लिए अनिवार्य नहीं था? तो कौन सी नहीं था? औद्योगिकरण नहीं था। वर्ष 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के काल में नई आर्थिक नीति अपनाई। इस नई आर्थिक नीति एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अथवा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जोर दिया गया था। एलपीजी थी, नहीं कि पीपीटी मॉडल। पीछे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी क्वेश्चन में, तो वो एलपीजी मॉडल अपनाया था किसने? तो ये थे हमारे नरसिम्हा राव। इसका जो हमारा पीछे क्वेश्चन कौन सा था, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, ये वाला, उदारीकरण की प्रक्रिया किसने अपनाई? पीवी नरसिम्हा राव ने। तो इनका मॉडल क्या था? एलपीजी। क्या था? एलपीजी। गैस सिलेंडर वाली नहीं, एलपीजी। तो लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये अर्थव्यवस्था की परिभाषा थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे यहाँ समाप्त हुए। किसके? जो भी हमारे अभी तक अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन थे वो यहाँ पर समाप्त हुए। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच साथियों। बाय बाय, टेक केयर।